हे गाइस, आज का जो वीडियो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट का थियरी का पार्ट सेकंड वाला वीडियो है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बाकी का जो पार्ट बचा हुआ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है, थोड़ा बहुत डिनोशन वगैरह बचा हुआ था, वो सब आज देखने वाले हैं। और हम लोग लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होती है तो वो नॉर्मल से कहाँ कहाँ जाती है वो भी हम लोग देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो आज का वीडियो देखने से पहले अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिए। आज का ये पार्ट सेकंड जो वीडियो है वो पार्ट 1 को देखे बिना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यस गाइस, आप देख रहे हैं OTG एकेडमी, मेरा नाम है मुकेश। तो गाइस, अगर आपको ये लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को जीमेल या फिर इंस्टाग्राम दोनों में से किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखा है और यहाँ पे भी उसकी आईडीज बता के रखी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने से पहले हम लोग को ये डायग्राम समझना रहेगा। तो चलिए पहले हम लोग ये डायग्राम समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आगे के पार्ट जो बचा हुआ था उस पर जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब कभी भी एक लाइट पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है, ठीक है, और उसका डायरेक्शन जब चेंज हो जाता है पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाने में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। ठीक है, तो इधर देखिए, इधर मीडियम 1 क्या है, एयर का मीडियम है, और इधर क्या है, मीडियम सेकेंड कौन सा है, ग्लास का मीडियम है। ठीक है, तो इधर से क्या होगा, ये लाइट इंसिडेंट होगी ग्लास स्लैब के ऊपर और क्या होगा, एक नॉर्मल क्रिएट करेगी। ठीक है, और ये जो एंगल रहेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। फिर क्या होगा, इधर से लाइट को इधर जाना चाहिए था लेकिन थोड़ा हल्का सा टूवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी। ठीक है, और ये आगे जाके फिर इंसिडेंट होगी और फिर क्या होगी, एमर्ज हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी। ये सब तो मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, तो हर एक मीडियम का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में मैंने पार्ट 1 में थोड़ा बहुत बताया था, फिर भी इधर बता देता हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है उसको हम लोग n से डिनोट करते हैं, और आगे जब आप लोग हायर स्टैंडर्ड्स में जाएंगे तो उसको म्यू से डिनोट करेंगे, म्यू, MU, म्यू। हाँ, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर का क्या होता है, रेशियो होता है। साइन आई अपॉन साइन आर, जिसमें आई क्या रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रहता है, और आर क्या रहता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहता है। ठीक है, तो इसमें बता के क्या रखा है, जब लाइट एक एयर के मीडियम से ग्लास के मीडियम में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बस गाइस, आई होप आप लोग को ये जो डायग्राम थी ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई रहेगी। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, जो कि था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बाकी बचा हुआ जो पार्ट नहीं था वो हम लोग आगे कवर करेंगे। तो चलिए उसके ऊपर चलते हैं। तो गाइस, मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है और वो कब प्रोड्यूस होता है, ये सब भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। ठीक है, फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत नॉलेज के लिए बता देता हूँ दोबारा से, ताकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको समझे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है। ठीक है, मान लीजिए वो रेयरर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में आए तो तब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोड्यूस होगा। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा ही रहेगा टेक्स्ट बुक में कि हम लोग को ऐसा दिखता नहीं है कि 2n1 ऐसा करके, आप लोग को टेक्स्ट बुक में बहुत देखा रहेगा कि ये सब क्या होता है। ये हम लोग आज समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और इसके जो फॉर्मूले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, the refractive index of the second medium with respect to first medium,
क्या है, 2n1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट ऑफ मीडियम 1 इज दैट मीडियम सेकेंड। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया रहेगा कि ये क्या है, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आया रहेगा, क्योंकि ये ऐसी डेफिनेशन दे के रखी है, दिमाग के परे चला जाता है ये चीज़। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एन से हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं, और आगे हायर स्टैंडर्ड्स में आप लोग उसको म्यू से डिनोट करोगे, म्यू, एम यू, म्यू। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता चल गई रहेगी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए ये ग्लास स्लैब है, यहाँ से आपका लाइट यहाँ जा रहा है। ठीक है, डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम में जा रहा है, मतलब ये सेकेंड मीडियम है, और ये बाहर वाला जो एयर वाला है वो फर्स्ट मीडियम में। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि सेकेंड मीडियम से वो फर्स्ट मीडियम में जा रहा है। ठीक है, सेकेंड मीडियम से वो फर्स्ट मीडियम में जा रहा है, बस इतना ही आपको समझना था। ठीक है, अब देखिए ये हो गई पहली बात, और दूसरी बात क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहता है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v अपॉन v लिख सकते हैं। अब चाहे ऊपर फर्स्ट मीडियम हो, चाहे नीचे सेकेंड मीडियम हो, या फिर हो सकता है कि ऊपर सेकेंड मीडियम हो, नीचे फर्स्ट मीडियम, कुछ भी हो सकता है, उससे हम लोग को अभी मतलब नहीं। बस हम लोग को यही पता करना था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको इसके फॉर्मूले का एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, एक ग्लास स्लैब लेना है, यहाँ से एक लाइट जाएगी सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में। ठीक है, तो इसका हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू, अब वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी, v अपॉन v के ऊपर, हाँ, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती थी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, v अपॉन v। अब इधर 1 और 2 कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखेंगे एक सिंपल से ट्रिक की मदद से। अब ये देख लीजिए कि ये जो लेफ्ट वाला जो बाजू रहता नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे लिखेंगे, मतलब लेफ्ट में 2 लिखा है ना, तो v2 लिखेंगे। ठीक है, और राइट में 1 लिखा है ना, मतलब ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, v1 अपॉन v2। ठीक है, आप ऐसा ही मान लीजिए कि आपके पास एक ग्लास स्लैब है, हाँ, तो उसमें क्या हो रहा है, लाइट जो हो रहा है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आ रहा है, बरोबर। तो हम लोग इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग लिख लेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला बाजू मैंने क्या बताया था आपको कि ये वाला बाजू क्या लिखना है, नीचे लिखना है, मतलब डिनोमिनेटर में लिखना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, v अपॉन v, तो ये वाला बाजू हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो मान लीजिए मैंने ये लिख दिया, अब ये वाला बाजू क्या न्यूमरेटर में लिखेंगे, मतलब v2 अपॉन v1 हम लोग लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेंगी। ठीक है, तो आगे हम लोग को क्या दे के रखा है वो देखते हैं। ये देखिए, तो एक स्पेशल सा केस एमसीक्यू टाइप में आता है। ठीक है, एमसीक्यू में आता है, वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या दे के रखा है, इफ द फर्स्ट मीडियम इज वैक्यूम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स इज रिटन एज n। अब मान लीजिए वैक्यूम में आपने ग्लास स्लैब रखा, तो आपका जो फर्स्ट मीडियम क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट मीडियम वैक्यूम हो जाएगा, और सेकेंड मीडियम आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। ठीक है, तो वैक्यूम से मान लीजिए आपका डेंसर में जब आता है, ठीक है, वैक्यूम से जब वो डेंसर में आएगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, खाली n से डिनोट करेंगे। तो ये 2 1, मतलब वैक्यूम मतलब कोई तो मीडियम ही नहीं होती है, इसी वजह से हम लोग ये दोनों लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग उसको डायरेक्ट, अगर वैक्यूम रहा तो हम लोग उसको डायरेक्ट n से ही डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था पार्ट 1 में कि कोई भी मीडियम अगर वैक्यूम में रही तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, और अगर आपका मीडियम वैक्यूम में है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, n से लिखेंगे। ऐसा 2n1 जैसा हम लोग लिखते नहीं है, तो ये दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली हम लोग किससे लिखेंगे, n से ही डिनोट करेंगे। ओके,
आई होप आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गई रहेगी। अगर नहीं आई तो मैं बोलता हूँ आपको कि एक दो बार और रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लीजिए आपका मिरर है, ये आपकी लाइट क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई और इधर से एक नॉर्मल क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये जो लाइट है ये यहाँ जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी या स्ट्रेट जाएगी, ये हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट फ्रॉम डिफरेंट टू डिफरेंट मीडियम, ठीक है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस हम लोग का जो पहला लॉ है वो क्या है कि अगर लाइट देखिए रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब कैसे, रेयरर मीडियम से ऐसे करके आई, इधर एक नॉर्मल क्रिएट हुआ और वो डेंसर मीडियम में जाती है, तब क्या होता है। तो गाइस देखिए रेयरर मीडियम से अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम में आता है तो क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टेड रे रहती है, ये वाली इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे को रे बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जाती है वो हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो जब रेयरर मीडियम से हम लोग का लाइट डेंसर मीडियम में आएगा तो उसकी जो रिफ्रैक्टेड रे रहेगी वो टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। टूवर्ड्स नॉर्मल का मतलब क्या है, टूवर्ड्स नॉर्मल मतलब मान लीजिए ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल की तरफ जाएगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल के पास जाएगी। अब ये देखिए आपका जो लाइट है वो क्या हुई, ग्लास स्लैब के ऊपर इंसिडेंट हुई। अब क्या होता है, एक नॉर्मल क्रिएट होता है। ठीक है, नॉर्मल क्रिएट होने के बाद क्या होता है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है। ठीक है, लाइट को कैसा ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे में रेयरर मीडियम से जब वो डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाती है, मतलब नॉर्मल की तरफ चली जाती है। ये देखिए ये नॉर्मल की तरफ चली गई। अगर ये ऐसे जाती तो अवे फ्रॉम नॉर्मल रहता, लेकिन ये टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाती है जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। तो हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिया है। व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम द रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो गाइस जब कभी भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो बेंड किसकी तरफ होती है, नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाती है। बस इतना ही पहले लॉ में देके रखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि है सेकेंड लॉ। ठीक है, तो देखिए हम लोग सेकेंड लॉ में आ गए। तो पहले वाले केस में हम लोग का क्या था, वो रेयरर से डेंसर में जा रही थी। इसमें क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम से वो रेयरर मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो गाइस मैं आपको बताना एक चीज़ भूल गया था कि डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है। मैंने पार्ट 1 में बताया था, लेकिन फिर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए इसके लिए मैं बता देता हूँ कि डेंसर मीडियम का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो पास पास रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम बोलेंगे लाइट की। ठीक है, और रेयरर मीडियम क्या होता है, एयर गैशियस मीडियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, गैस मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर रहते हैं, ऐसे 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 दूर दूर रहते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, डेंसर मीडियम से ये ग्लास स्लैब के ऊपर टच की, क्या हो गया, इधर इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट क्रिएट हुआ। अब क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ये देखिए लाइट को कैसी जानी चाहिए थी, ऐसे आई लाइट, ऐसी चली जानी चाहिए थी, लेकिन क्या हो रही है, थोड़ा और ऐसी दूर जा रही है नॉर्मल से, तो क्या होगा, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा। तो जब कभी भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन द लाइट रे पासेस फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जब कभी भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है तो बेंड कहाँ होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल के पास नहीं आती है, नॉर्मल से दूर जाने लगती है। ठीक है, सेकंड लॉ यही था। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले लॉ में। तो ये जो अगला वाला लॉ है ये बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा यूजेस है। अब मान लीजिए आपका जो ग्लास स्लैब है इसके ऊपर लाइन जो है स्ट्रेट मतलब परपेंडिकुलर आ रहा है, मतलब नॉर्मल जैसा। ये देखिए आपका ऐसा नॉर्मल भी बनता है, तो ऐसा भी, ऐसा ही अगर लाइट भी आए नॉर्मल के साथ ही, हाँ, तो क्या होता है,
वो रिफ्रैक्ट ही नहीं होता, वो जो रे रहती है वो रिफ्रैक्ट ही नहीं होता। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी लाइट ऐसा परपेंडिकुलर आए नॉर्मल जैसा, तो वो अंदर जाके रिफ्रैक्ट नहीं होता बल्कि सीधे सीधे वो चला जाता है। तो मतलब जब कभी भी लाइट रेयर मीडियम से परपेंडिकुलर आए, ठीक है, डेंसर मीडियम में, ठीक है, तब क्या होती है, वो रिफ्रैक्ट ही नहीं होती। एक और बार मैं समझा देता हूँ कि जब कभी भी लाइट रेयर मीडियम से परपेंडिकुलर आए डेंसर मीडियम में, तो क्या होता है, सीधे सीधे निकल जाता है। ठीक है, बस यही तीसरा लॉ था। हम लोग थोड़ा बहुत इसका जो लॉ दिया है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। व्हेन अ लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द बाउंड्री बिटवीन टू मीडिया, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है, एंड हेंस डज नॉट गेट रिफ्रैक्टेड। मतलब क्या दे के रखा है कि जब कभी भी लाइट है ना नॉर्मली बाउंड्री के ऊपर इंसिडेंट करती है, ऐसे इंसिडेंट करती है बाउंड्री के ऊपर, ये ग्लास स्लैब की क्या हो गई, ये बाउंड्री हो गई। जब कभी भी लाइट बाउंड्री के ऊपर इंसिडेंट करती है बिटवीन टू मीडिया क्या हो गया, एक रेयर मीडियम हो गया, एक डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है। तो जब कभी भी लाइट क्या होती है, इंसिडेंट होती है बिटवीन टू मीडिया, इट डज नॉट चेंज इस डायरेक्शन। देखिए इधर क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो ही नहीं रहा है, एंड हेंस इट इज नॉट रिफ्रैक्टेड। इसी वजह से क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट ही नहीं हो पाता। ये सिंपल सा लॉ था। तीनों लॉ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बोर्ड्स में लगभग में हर बार ये तीनों लॉ पूछे गए हैं। पहले ही आपको बता दूं कि हर बार ये लॉ पूछे गए हैं लगातार 3 साल से। कभी फर्स्ट लॉ पूछे जा रहे हैं, कभी सेकेंड लॉ, कभी कभी तीनों लॉ एक साथ पूछा जा रहा है। तो ये लॉ का जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है बोर्ड्स के लिए। तो आप लोग अच्छे तरीके से ये लॉ को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, ये लेक्चर जो था इसको एंड करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट का ये सेकंड वीडियो था। आगे का जो वीडियो आने वाला है वो थर्ड पार्ट रहेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम लोग कमाल कमाल की चीज़ें पढ़ेंगे और कमाल की चीज़ें पढ़ेंगे। अभी तो कमाल पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्ड पार्ट का वेट कीजिए, मैं जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूँगा। अगर गाइस आपको ये जो पूरी वीडियो है ये बहुत अच्छे तरीके से समझ गई, तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने से हम लोग को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।